तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओजोन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था पुशअप सीरीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। होप कि इनऑर्गेनिक के सीरीज में हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल एंड रिडॉक्स रिएक्शन मैंने जितना भी करवाया है आप बहुत अच्छे तरीके से देख लिए होंगे और साथ ही साथ पीवाईक्यू बना लिए होंगे। सबसे पहले यार तो बहुत ही बड़ा सॉरी आप लोगों के लिए, क्योंकि एक हफ्ता मतलब 7 डेज में डिले हूँ। और उसका रीजन बस यही था यार कि मैं केमिकल बॉन्डिंग 3 पार्ट में रिकॉर्ड किया था और तीनों में रिकॉर्ड कर लिया था फाइनल। बहुत सारी दिक्कतें आई यार, मतलब कि मैं क्या बोलूँ। मैं माइक्रोफ़ोन लगाया भी था और पता नहीं आधे घंटे तक क्रॉस चेक करके रिकॉर्डिंग करता था, तब भी मेरी आवाज़ उड़ जा रही थी, पता नहीं क्यों? समझ ही नहीं आ रहा था। उसके बाद बहुत मुश्किल से जब मैंने रिकॉर्डिंग की और मैंने अपलोड मारा, तो फिर जब मैं लिंक शेयर करने की बारी आई गूगल ड्राइव से, तो फिर बात हुआ क्या कि लिंक जो है, वो एक्सपायर्ड दिखा रहा था या फिर ब्रोकन दिखा रहा था। ठीक है? तो ये अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मैंने पूरा यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, तो मुझे कहीं मिला ही नहीं कि मतलब लिंक ब्रोकन क्यों दिखा रहा है और फाइल करप्ट क्यों दिखा रहा है, वो भी गूगल ड्राइव पे। तो सारी चीज़ें यार मतलब अजीब सी हुई। तो फिर मैं फेड अप हो गया कि चलो भाई अब केमिकल बॉन्डिंग तो नहीं। बहुत मेहनत किया था यार, उसमें 3 घंटे लग गए थे मुझे, वो वीडियो गई। इसलिए 7 दिन डिले हुआ, फिर मैंने फाइनली सोचा चलो किसी और चैप्टर पे बनाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ठीक है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा नीट में और इसी लेक्चर से आएगा। मैं बता दूँ ये मेरी वन शॉट सीरीज़ है, लेकिन फिर भी जितना ज़रूरी है नीट के लिए उतना सब कुछ बताऊँगा। यकीन मानो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है और वो इसी लेक्चर से आएगा, देख लेना। ठीक है? एग्ज़ाम देकर आओगे तो आपको क्वेश्चन बना के दिखा दूँगा, इतना भरोसा रखो। ठीक है? जो बच्चे नए हैं चैनल पे मैं उनको बता दूँ कि लास्ट ईयर मैंने ऑर्गेनिक की पूरी सीरीज़ करवाई थी, फिजिकल की पूरी सीरीज़ करवाई थी, फिजिकल केमिस्ट्री की, और फिजिक्स का भी पूरा वन शॉट सीरीज़ मैंने ही करवाया था। तो प्लीज़ जाके देखो, बहुत ही अच्छी सीरीज़ थी, बहुत ही अच्छा फीडबैक था, सारे क्वेश्चंस वहीं से उठ के आ गए, सारे क्वेश्चन वहीं से उठ के आ गए थे, ठीक है ना? चलो फिर बढ़ते हैं आगे। आपको पता होगा यार कि हमारा जो सिग्मा स्टार बैच है वो लॉन्च हो चुका है। इस सिग्मा स्टार बैच में, ठीक है, हमारे जो अजय यशपाल हैं, अजय यशपाल सर हैं जो वो पढ़ाएँगे आपको केमिस्ट्री, और नितेश देवनानी सर भी आपको पढ़ाएँगे केमिस्ट्री। नितेश देवनानी सर एक्स आकाश फैकल्टी रह चुके हैं और ये बंसल में एचओडी रह चुके हैं, और यहाँ मैं हूँ। और रोहित अग्रवाल सर पढ़ाएँगे आपको फिजिक्स, एंड विपिन सर आपको पढ़ाएँगे पूरी बायोलॉजी। ठीक है? और बहुत ही ऑसम क्रैश कोर्स होने वाला है यार। जो जीरो लेवल से भी अभी स्टार्ट कर रहा है ना, वो पूरा क्रैश कोर्स देख लेगा तो उसको मज़ा आ जाएगा। ठीक है? तो अगर मन हो लेने का तो आप ले सकते हो, क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड में ये क्रैश कोर्स होने वाला है। साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। मतलब आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, पीवाईक्यू के वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज के भी वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स मिलेगा और बहुत कुछ, और बहुत ही मजा आएगा। एंड एट वेरी लो कॉस्ट, सिर्फ 2497, मतलब लगभग 2500 रुपए। देख लो, इतना सस्ता क्रैश कोर्स कहाँ ही मिलता है यार। तो बहुत ही सस्ता क्रैश कोर्स है, अगर लेने का मन है तो जल्दी ले लो, क्योंकि 1000 इनरोलमेंट पूरा होते ही हम लोग अपना प्राइस बढ़ा देंगे। ठीक है? चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। सर या क्रैश कोर्स हमें मिलेगा कहाँ? प्ले स्टोर पे जाना और प्ले स्टोर पे आप सर्च करना मार्क्स अप लर्निंग ऐप। मार्क्स अप लर्निंग ऐप, तो मार्क्स अप लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करोगे, जब उसको खोलोगे रजिस्ट्रेशन करके, तो आपको सबसे टॉप पे ही मिल जाएगा हमारा कोर्स। ठीक है? इस कोर्स पे क्लिक करना और परचेस कर लेना। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ओटीपी नहीं मिल रहा है, तो कभी-कभी क्या हो रहा है कि ऐप जो है हमारा हल्का सा क्रैश कर जा रहा है, थोड़े-थोड़े बग्स आ रहे हैं, ओटीपी लेट से आ रहा है। तो यार थोड़ा बहुत ट्राई कर लो बार-बार और आ जाएगा ओटीपी, ठीक है ना? तो चलो फिर पढ़ते हैं हम लोग आज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ठीक है? नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा और बहुत ज़्यादा ईज़ी आएगा। मैं पहले बता दूँ ये वन शॉट सीरीज़ है हमारा, इसलिए जितना ज़रूरी है नीट के लिए उतना ही समझाऊँगा, कुछ भी फालतू नहीं समझाऊँगा। ये तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अगर मैं पूरा पढ़ाने लगूँ आपको फुल कोर्स की तरह, तो कम से कम ये 5 घंटे लग जाएँगे मुझे पढ़ाने में, ठीक है? तो चलो पढ़ते हैं, जितना ज़रूरी है उतना ही, ठीक है? चलो, सबसे पहले देखते हैं कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता क्या है? देखो, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है? एकदम बच्चे-बच्चे लैंग्वेज में जितना ज़रूरी है, एकदम बस प्यार-मोहब्बत से समझ में आएगा सबको, ठीक है ना? ऐसी कोई भी चीज़ जो एनवायरनमेंट में हो और एनवायरनमेंट को गंदा करे, उसको हम लोग बोलते हैं पॉल्यूटेंट। और अगर उस पॉल्यूटेंट के वजह से हमें तकलीफ हो, ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स को, ठीक है, ट्रीज को एंड एनिमल्स को, बर्ड्स को, तब उसको हम लोग बोलते हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज द इफेक्ट ऑफ undesirable changes in our surrounding that have harmful effects on plants, animals and human beings. A substance which causes pollution is known as pollutant. ऐसी कोई भी चीज जो पोल्यूशन क्रिएट करती है उसको पोल्यूटेंट बोलते हैं। और पोल्यूशन क्या होता है?
कि अनडिजायरेबल चेंजेस इन द एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट में ऐसे चेंजेस जो हमारे लिए हार्मफुल है, हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है। तो सर ये क्यों बताया, इससे क्वेश्चन आएगा क्या, आ सकता है। देख देगा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज, और आपको 4 ऑप्शन आएगा, आपको टिक मारना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या सर हमको ये पूरा जो आप स्लाइड काट के लिखे हैं वो पूरा बनाना है नोट्स में? ना भाई, पूरा नोट्स में नहीं बनाना है। अब मैं जो जो बस हाईलाइट करूंगा, जो जो अंडरलाइन करूंगा और जो जो बोलूंगा वो अपने क्या कर लेना, नोट्स में डाल लेना। पूरा स्लाइड डालने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से बता दे रहा हूं, नोट्स कैसे बनाना है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का, जो बोलूंगा, जो हाईलाइट करूंगा और जो अंडरलाइन करूंगा वो नोट्स में डाल लेना, उसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में। हम लोग ये समझ गया कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है, ये पूरा ठीक है नोट्स में अपने डाल लेना। ठीक है ना, चलो। The atmosphere that surrounds the earth is not of the same thickness at all heights. There are concentric layers of air. ठीक है, the lowest region of atmosphere in which the human beings along with other organisms live is called troposphere. देखो, हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो एनवायरमेंट है, ठीक है, उसमें एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में होता क्या है कि बहुत सारे स्फीयर होते हैं। स्फीयर मतलब बहुत सारा स्पेस होता है जो कि अलग अलग लेवल में बांटा हुआ है। हम लोग को बस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ना है ट्रोपोस्फियर के बारे में एंड स्ट्रेटोस्फियर के बारे में, क्योंकि जो मेनली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है ना, वो होता है ट्रोपोस्फियर में एंड स्ट्रेटोस्फियर में। इसमें होता है ट्रोपोस्फियर में एंड स्ट्रेटोस्फियर में। बायोलॉजी में आप पढ़ोगे और भी होता है, आयनोस्फियर होता है, लिथोस्फियर होता है, मीजोस्फियर होता है, और भी होते हैं, लेकिन हमको यहाँ क्या क्या पढ़ना है, ट्रोपोस्फियर पढ़ना है और क्या पढ़ना है, स्ट्रेटोस्फियर पढ़ना है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि ट्रोपोस्फियर किसको बोलते हैं। अगर हम सी लेवल से मेजरमेंट करें तो 10 किलोमीटर के हाइट तक हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रोपोस्फियर। ये क्वेश्चन भाई पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जामिनेशन में कि बताओ ट्रोपोस्फियर सी लेवल के कितने ऊपर तक अप्रोक्सीमेटली होता है, तो 10 किलोमीटर ऊपर तक होता है। जो बोल रहा हूं, जो अंडरलाइन कर रहा हूं और जो हाईलाइट कर रहा हूं उसको ही नोट्स में डालना, पूरा स्लाइड नोट करने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, चलो। और स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है सर? सर आपने बताया कि सी लेवल से 10 किलोमीटर ऊपर तक क्या होता है, ट्रोपोस्फियर होता है। अब उस 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में, ये मान लो तुम्हारा सी है, ठीक है ना, इससे ऊपर ये 10 किलोमीटर तुम्हारा क्या होगा, ट्रोपोस्फियर का रीजन होगा, ठीक ना। और 10 से 50 के बीच में क्या होगा, स्ट्रेटोस्फियर का रीजन होगा। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि ट्रोपोस्फियर के ऊपर में 10 से 50 किलोमीटर के बीच में क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है। ठीक है, जो वो ट्रोपोस्फियर ही है जिसमें ह्यूमन बींग्स रहते हैं, हम लोग रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, ट्रीज रहते हैं। मतलब हम लोग जिसमें रह रहे हैं वो कौन सा रीजन है, ट्रोपोस्फियर रीजन है। तो पूछा जाता है भाई, ठीक है, पूछा जाता है कि बताओ कि लोएस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सा है इन विच ह्यूमन बींग्स अलोंग विद अदर ऑर्गेनिज्म लिव। तो आप क्या बोलोगे, ट्रोपोस्फियर। जो जो अंडरलाइन कर रहा हूं वो नोट्स में डाल लेना, जो जो बोल रहा हूं वो नोट्स में डाल लेना। ठीक है, चलो। अच्छा, अब देखो ट्रोपोस्फियर में क्या क्या पाया जाता है। ट्रोपोस्फियर में डस्ट पाया जाता है। अरे हम लोग रहते हैं भाई ट्रोपोस्फियर में, कितना सारा डस्ट है, ये सर कोई बताने की जरूरत है क्या? ठीक है, डस्ट रहता है और एयर भी रहता है। अरे सर एयर रहता है तभी तो हम लोग सांस लेते हैं। और वाटर वेपर रहता है और क्लाउड्स रहता है। अरे हाँ सर, बादल तो हमको दिखता ही है, वाटर वेपर होता ही है। ठीक है, चलो। अब स्ट्रेटोस्फियर में क्या क्या पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है डाई नाइट्रोजन दैट इज N2, ठीक है, डाई ऑक्सीजन दैट इज O2, ओजोन मतलब क्या, O3, और क्या हुआ, वाटर वेपर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ ओजोन कौन से स्फीयर में पाया जाता है। तो ओजोन लाइज इन द स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो यहां से हमको समझ में आया कि जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है वो दो ही स्फीयर में होता है, ट्रोपोस्फियर में होता है और स्ट्रेटोस्फियर में होता है। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन पाया जाता है, ट्रोपोस्फियर में हम लोग रहते हैं। हम लोग जहां पे रहते हैं वहां क्या क्या पाया जाता है, मैंने बताया, देखो, एयर, डस्ट पाया जाता है, वाटर वेपर पाया जाता है, क्लाउड्स पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फियर में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन एंड लिटिल वाटर वेपर। ठीक है ना, ये सब नोट्स में डाल लेना भाई, सब कुछ समझाऊंगा, ये नहीं कि वन शॉट की रीड करके तुम आगे बढ़ जाऊंगा। जितना जरूरी है उतना ही समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड लिमिटेड क्या है, टाइम है। ठीक है, इस लाइन को अब अंडरलाइन कर लेना। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन होता है वो ट्रोपोस्फेरिक एंड स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन में ही हम लोग बस स्टडी करते हैं। मतलब क्या कि ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर में जो पॉल्यूशन होता है हम लोग बस वही स्टडी करते हैं, उतना ही हम लोग का काम का है। ठीक है, जो जो अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं उसको नोट्स में डालने की जरूरत नहीं है। तो सर आपने क्यों डाला स्लाइड में? बस भाई इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी से लिया है, तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो अभी तक तो कोई बात नहीं, जितना अंडरलाइन कर रहा हूँ, जितना समझा रहा हूँ उतना बस नोट्स में डाल लेना। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रोपोस्फियर में पोल्यूशन कैसे होता है। मतलब हम लोग जहां पे रहते हैं ट्रोपोस्फियर में,
उसमें पोल्यूशन कैसा होता है। देखो ट्रोपोस्फियर में पोल्यूशन मेनली दो की वजह से होता है, ठीक है ना। एक होता है गैसियस एयर पोल्यूटेंट की वजह से और एक होता है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट की वजह से। गैसियस एयर पोल्यूटेंट का मतलब क्या हुआ, अरे भाई जो गाड़ी मोटर ये सब चलता है ना भाई, मोटर व्हीकल कार वगैरह, तो उसमें से क्या निकलता है, ऑक्साइड्स निकलते हैं, सल्फर के, नाइट्रोजन के, कार्बन के, हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकलता है, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन निकलता है, ओजोन निकलता है और भी बहुत सारे ऑक्सीडेंट निकलते हैं, जिसके वजह से क्या होता है हमारे ट्रोपोस्फियर में पोल्यूशन क्रिएट होता है। पोल्यूशन मतलब क्या, जिससे हम लोग को हार्म हो, जिससे हम लोग को तकलीफ हो, ठीक है। और दूसरा क्या होता है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट। पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं, डस्ट, ठीक है, मिस्ट, फ्यूम्स, स्मोक, धुआं, भाई जो सिगरेट पी के उड़ाते हैं, स्मॉग, ठीक है, ये सब। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट, तो ऑप्शन में रहेगा डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो आप क्या टिक मारोगे, बताओ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट, तो रहेगा ऑप्शन में डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर या नाइट्रोजन दिया रहेगा, तो आप चौथा ऑप्शन टिक मार दोगे, मतलब लास्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा गैसियस एयर पोल्यूटेंट है। तो इस स्लाइड से सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट, या फिर क्या बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट। ये ऑप्शन में आएगा और टिक मार देना भाई, लॉ सर को याद करके बोलो झमाझम भाई, झमाझम, एक हफ्ते से बोले नहीं होगे। थोड़ा सा यार और शेयर करो वीडियो को, काफी कम व्यूज हो गए यार, मतलब शुरू शुरू के वीडियो में 20,000 30,000 व्यूज आ जाते थे, ठीक है। देखो व्यूज नहीं चाहिए, बस इतना बता रहा हूँ तुम्हें कि मतलब पढ़ो तो एकदम अच्छे से पढ़ो यार, मुझे भी मजा आया पढ़ाने में, ठीक है। और आप लोग ही मेहनत करते रहो, सिलेक्शन होगा, ये मत सोचना कि सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, सब कुछ इसी में से आएगा भाई। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। सर आपने तो बता दिया कि जो गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं उनके वजह से हमारे ट्रोपोस्फियर क्या होता है, उसमें पोल्यूशन होता है। सर उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दो, बिल्कुल बता देता हूँ। देखो पहले ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है दैट इज SO2, वो बहुत ही पॉइजनस होता है एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए, ठीक है। ये सर निकलता कैसे ऑक्साइड ऑफ सल्फर, दीज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल इज बर्न्ड, मतलब ऐसा फॉसिल फ्यूल जिसमें सल्फर पाया जाता हो, अगर उसको तुम जलाओगे तो क्या तुम्हारा निकलेगा, SO2 निकलेगा तुम्हारा, ठीक है, SO2 निकलेगा, और भी सल्फर के ऑक्साइड्स निकलेंगे, लेकिन मेनली हम लोग पढ़ते हैं क्या, SO2 के बारे में। देखो ये सब अंडरलाइन कर रहा हूं, तो ये सब नोट्स में डालना है, ठीक है ना। अच्छा अब ये देखा गया कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड का तुम लो कॉन्सेंट्रेशन भी, अगर तुम्हारा बहुत ही कम मात्रा भी अगर तुम्हारे इन्वायरमेंट में है, तो तुमको क्या हो सकती है, सांस की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंचिटिस, ये सब। अब ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि अस्थमा, ब्रोंचिटिस ये सब क्या होते हैं वो सब तो बायोलॉजी में आप पढ़े ही होंगे, मैं आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री वाला आपको पार्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना यार। याद आ गया, कॉलेज दिनों में यार मैं मतलब 2 महीने बायोलॉजी पे पढ़ाया हूँ ट्यूशन पे। एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता था मैं, क्लास 11th का बच्चा, हाँ क्लास 11th का बच्चा था, ठीक है, उसको बायोलॉजी पढ़ाया हूँ, 2 महीने बायोलॉजी पढ़ाया था, जोश जोश में, अरे भाई चलो कुछ तूफानी करते हैं। 2 महीने बायोलॉजी पढ़ाया, सच बता रहा हूँ पूरा इंटरेस्ट खत्म हो गया यार, मतलब मजा नहीं आ रहा था मुझे पढ़ाने में। खैर चलो काम पे आते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेस इरिटेशन टू द आईज एंड रिजल्टिंग इन टीयर्स एंड रेडनेस। SO2 जो है वो आंख में जलन भी पैदा करता है, जिसके वजह से आंख तुम्हारी लाल भी हो सकती है। इसीलिए कभी कभार होता है कि बड़े बड़े सिटी में हम लोग हुई हुई करके जब गाड़ी चलाते हैं और बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, तो अचानक से कभी कभी हमारा आंख है वो लाल हो जाता है, तो वो किसके वजह से होता है भाई, वो होता है SO2 की वजह से। समझ में आया बच्चों, ठीक है। चलो नोट्स में डाल लो भाई, जो जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो जो हाईलाइट कर रहा हूँ, जो जो बोल रहा हूँ। चलो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 लीड्स टू स्टिफनेस ऑफ बर्ड्स विच इवेंचुअली फॉल ऑफ फ्रॉम प्लांट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कितने सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बर्ड्स विच इवेंचुअली फॉल ऑफ फ्रॉम प्लांट्स। मतलब होता है क्या है कि जब SO2 बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट में हो जाता है, तो जो हमारे प्यारे प्यारे फूल होते हैं वो बहुत ही मुलायम हो जाते हैं, मुलायम और बहुत ही खिंचने वाले हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है वो आसानी से उसके जो बर्ड्स हैं, जब पंखुड़ियां हैं वो गिर जाती हैं। तो वो किसके वजह से होता है, SO2 के वजह से होता है भाई। इसके बाद पुशअप सीरीज कराऊंगा, जितने भी मस्त क्वेश्चन बन सकते हैं सब करवा दूंगा भाई। पुशअप सीरीज जरूर देखना, देखना तो पूरी सीरीज देखना, नहीं तो कुछ भी मत देखना। चलो अच्छा अब देखते हैं इसके बारे में, SO2 के बारे में, कि इन्वायरमेंट में क्या होता है। इन्वायरमेंट में हमारा O2 भी पाया जाता है और SO2 हमारा क्या कैसे मिलता है, फॉसिल फ्यूल जब जलाते हैं, तो जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो बनता है SO3। क्या बनता है तुम्हारा, SO3 बनता है।
यूजुअली ये जो रिएक्शन होता है ना, वो जल्दी नहीं होता, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है। देखो, जब SO2 जो है वो ओज़ोन से रिएक्ट कर जाता है, तो होता क्या है, ये कैटालाइज़्ड हो जाता है, कैटालाइज़ हो जाता है। मतलब कि जब SO2 ओज़ोन से रिएक्ट करेगा ना, तब SO3 भी बनेगा, O2 बनेगा, लेकिन ये रिएक्शन फास्ट होगा इसके कंपैरिज़न में, ठीक है? और जब SO2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो देखो यहाँ पे एसिड बन जाता है। तो सर ये रिएक्शन हमको याद करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं याद करने की, ये रिएक्शन मत याद करो। सर क्यों बताया आपने? बस समझाने के लिए बताया कि जब सल्फर डाइऑक्साइड O2 के साथ रिएक्ट करता है तो SO3 बनता है। क्या बनता है? SO3 बनता है। ठीक है, समझ में आया? इसमें बस इतना याद रखना कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर किसके वजह से होता है? बताओ किस वजह से जनरेट होता है? जब फॉसिल फ्यूल में सल्फर हो, उसको जलाओगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर मिलेंगे, जो कि पोल्यूटेंट्स होते हैं। मेनली हम लोग SO2 के बारे में पढ़ते हैं, तो SO2 होता है, उसका लो कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है, जिसकी वजह से आपको सांस वाली बीमारियां हो सकती हैं। सांस वाली बीमारियां हो सकती हैं, और तो और क्या होता है कि SO2 के प्रेजेंस की वजह से जो हमारा जो पंखुड़ी होता है गुलाब का, मतलब फूल का, फ्लावर्स का, वो गिरने लगता है, और आंखों में जो रेडनेस दिखती है वो SO2 की वजह से भी आपको दिख सकती है। समझे ना भाई? चलो अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ेंगे हम लोग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। सब कुछ एनसीईआरटी से लिया हुआ है, कुछ भी बाहर से नहीं, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना भाई, वो पूरा प्योरली एनसीईआरटी से आएगा। सब कुछ निचोड़ के नींबू की तरह रख दूंगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होता क्या है कि हमारे एयर में डाई नाइट्रोजन, दैट इज N2 एंड ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आप कॉम्पोजिशन ऑफ एयर पढ़े होंगे, ठीक है ना? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। होता क्या है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही बिजली चमकती है फटाक से, तो होता क्या है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और बन जाता है NO। और ये जो NO है भाई, वो पोल्यूटेंट होता है। क्या होता है? वो पोल्यूटेंट होता है, ठीक है ना? और जब ये NO फर्दर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से, अरे बहुत सारा ऑक्सीजन है भाई ना हमारे एटमॉस्फेयर में, तो होता क्या है कि NO2 बनता है। तो ये भी तुम्हारा क्या है? पोल्यूटेंट है। ये भी तुम्हारा क्या है? पोल्यूटेंट है। और जब यही NO जो बना है वो ऑक्सीजन के सॉरी ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, तब भी बनता है क्या? NO2। लेकिन होता क्या है कि इस केस में जो NO2 बन रहा है और इस केस में जो NO2 बन रहा है, उसमें फास्ट NO2 कौन सा बनता है? जब वो ओजोन के साथ रिएक्ट करता है। वही लिखा हुआ है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 इज फास्टर व्हेन निट्रिक ऑक्साइड दैट इज NO रिएक्ट्स विद ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, समझ में आया? मतलब कि सर आपने बोला क्या, ये बताइए। देखो, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है ना, देखो कौन कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद आ रहा है मुझे। NO, NO2, N2O, N2O3, ठीक है, N2O3 एंड N2O5, इतने ऑक्साइड्स आपको पढ़ना है। इसमें से ये तीनों जो ऑक्साइड है ना, वो पोल्यूटेंट की तरह बिहेव करते हैं, ये दोनों नहीं करते हैं। नोट कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, N2O3 एंड N2O5 पोल्यूटेंट की तरह बिहेव नहीं करते हैं। कौन कौन से ऑक्साइड्स करते हैं नाइट्रोजन के पोल्यूटेंट की तरह बिहेव? NO, NO2 एंड N2O। और इसमें N2O भी है, वो कॉमन पोल्यूटेंट नहीं होता है, मतलब जल्दी ये पोल्यूटेंट की तरह बिहेव नहीं करता है। बहुत ही ज्यादा गंदगी मचा दोगे, बहुत ही ज्यादा रिएक्शन भयानक हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, तब N2O की वजह से क्या होता है? पोल्यूशन क्रिएट होता है। नहीं तो जनरली हम लोग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में NO एंड NO2 एज अ पोल्यूटेंट पढ़ते हैं। जो जो बोला हूँ, जो जो लिखा हूँ, उसके बेसिस पे नोट्स बना लेना भाई। ठीक है, समझ में आया? और ये कैसे होता है जरा बताना, तो कैसे होता है जरा बताना। होता कैसे है? नाइट्रोजन जो है और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। जब बिजली चमकती है तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, सॉरी, बिजली जब चमकती है तो होता क्या है कि N2 एंड O2 रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली वो रिएक्ट नहीं करते हैं, और उससे बनता है NO। और जब NO फर्दर O2 से रिएक्ट करता है तो क्या हो जाता है? NO2 बन जाता है। तो NO एंड NO2 जो है तुम्हारा, वो क्या करता है? क्या करता है? एज अ पोल्यूटेंट बिहेव करता है, मतलब पोल्यूशन क्रिएट करता है। N2O3 एंड N2O5 ये भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, लेकिन ये पोल्यूटेंट की तरह बिहेव नहीं करते। और हमारा जो N2O है वो भी पोल्यूटेंट की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन वो कॉमन पोल्यूटेंट नहीं होता। कॉमन मतलब क्या? जल्दी वो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता। ठीक है, अब देखो अगली लाइन, और ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द इरिटेंट रेड हेज इन द ट्रैफिक एंड कंजेस्टेड प्लेसेस ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है, मतलब कितने सारे एग्जामिनेशन पूछा जा चुका है ये, एक बार जेई मेंस में भी आ चुका है, और पूछा गया, बच्चों को हवा नहीं लगा था तो सब बोले थे आउट ऑफ एनसीईआरटी। भाई सब कुछ काट के यहाँ पे दिखा दूंगा आपको।
सब कुछ एनसीईआरटी से आता है, इनऑर्गेनिक में कुछ भी बाहर से नहीं आता। सर इसका मतलब क्या हुआ? देखो जब भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है ना किसी रोड पे, तो होता क्या है कि जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन निकलने लगते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल होता है ना, ऑटोमोबाइल उसका जब धुआं निकलता है तो उसमें भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होते हैं, पैदा होते हैं। तो होता क्या है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक जगह पे ना, एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा धुंधला हो जाता है और वो रेडिश टाइप का होता है, रेडिश टाइप का मतलब रेड कलर का होता है, ठीक ना, जिसके वजह से हम लोग को थोड़ा सा इरिटेंट मतलब कि थोड़ा सा मतलब क्या बोलूं, थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है, ये समझ लो, थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है, देखने में दिक्कत होती है, थोड़ा जलन सा महसूस होता है अपने आंखों में। वो किसके वजह से होता है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से होता है। लिख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। और तो और होता क्या है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है दैट इज NO2, ठीक है, is a lung irritant that can lead to an acute respiratory disease in children। कौन सा जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन का जो कि लंग इरिटेंट होता है, मतलब कि फेफड़ों को भी नुकसान करता है और फेफड़ों में भी जलन पैदा करता है। वो कौन सा ऑक्साइड होता है नाइट्रोजन का? वो होता है NO2। समझ में आया? जो जो बोल रहा हूँ, जो जो लिख रहा हूँ, जो जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो जो हाईलाइट कर रहा हूँ, उतना नोट्स में जरूर डालना भाई। समझ में आया कैसे नोट्स बनाना है? एंड सेल्फ मेड नोट्स आर द बेस्ट नोट्स। इसलिए समझाता हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता है इतने बोलने के बाद भी तो बहुत सारे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। तो भाई सबका सबका भला चाहता हूँ यार, तभी पढ़ाऊँ। एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए हमारा, हर बच्चा आगे चलेगा, हर बच्चा आगे चलेगा, ठीक है ना, कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ये भी पोल्यूटेंट होता है। कैसा पोल्यूटेंट होता है? गैसियस एयर पोल्यूटेंट होता है, मतलब गैस फॉर्म में, ठीक है। ये कैसे पैदा होता है? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, हाइड्रोकार्बन आर कार्सिनोजेनिक दैट इज दे कॉज कैंसर। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है? अरे सर हमने तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना पढ़ा है जिसमें हाइड्रोजन हो बस और जिसमें कार्बन हो बस, वो क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन कैसे पैदा होता है? जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें हमारा जो फ्यूल जलता है उसका अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो हमारा क्या होगा? कंबशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना और प्रोडक्ट्स बनना। तो अगर ऑक्सीजन की तरह ऑक्सीजन के साथ पूरा रिएक्शन नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होंगे और हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होने की वजह से भी हमारा पोल्यूशन क्रिएट होता है। और जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, दैट इज दे कैन कॉज कैंसर। सोचो कितने भयानक होता है, कितना भयानक होता है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। मतलब इंडिया में रोज कितनी सारी मतलब गाड़ियां चल रही हैं, कितना फ्यूल निकल रहा है, कितना इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल हो रहा है, कितना खतरनाक है, सोच लो। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग बोलते हैं किसको? CO को बोलते हैं, ठीक है ना। कलरलेस होता है ये, ठीक है ना, और ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, ये आप जानते भी होंगे क्योंकि 9th-10th की चीजें हैं, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, वो हमारे ब्लड में जो हेमोग्लोबिन होता है उसके साथ रिएक्ट करके एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना, स्टेबल कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है और बहुत ही ज्यादा स्टेबल है तो सर ने आपने तो बताया था वो आराम से आपके ब्लड में रह सकता है। लेकिन होता क्या है ना कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारे ब्लड की होती है वो घटा देता है। तो अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ही वो घटा देगा तो भाई ऑक्सीजन लेने में आपको दिक्कत होगी, और ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगी तो भाई आप ऊपर जा सकते हो, ठीक है। इसलिए जो CO है वो आपके लिए हार्मफुल हुआ, इसलिए वो एक पोल्यूटेंट है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज पॉइजनस टू लिविंग बींग्स बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू ब्लॉक द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। इट इज प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। ऑप्शन में रहेगा भाई कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यू टू, ऑप्शन में रहेगा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, तो आप इसमें टिक मार दोगे। इट इज मेनली रिलीज इनटू द एयर बाय ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। बहुत बार पूछा जा चुका है भाई अलग अलग एग्जामिनेशन में कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड मेनली ड्यू टू, ऑप्शन में रहेगा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। आप फटाक से और सटाक से टिक मार देना और 4 नंबर लेके आ जाना भाई, ठीक है ना। और अदर भी सोर्सेज हैं, कोल का इनकम्प्लीट कंबशन, पेट्रोल का इनकम्प्लीट कंबशन, मतलब फ्यूल के जलने से इनकम्प्लीट कंबशन होता है, उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है ना। और यहाँ मैंने बताया कि हमारे जो ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है उससे वो मिक्स करके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, और ये जो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन होता है वो 300 टाइम्स ज्यादा स्टेबल होता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स से जो ऑलरेडी हमारे ब्लड में पाया जाता है।
इसके वजह से हमारा क्या होता है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी से कम होने की वजह से क्या होगा, सर दर्द होगा, आंखों में कमजोरी होगा, नर्वसनेस हो जाएगा, हार्ट डिजीजेस हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। और इसीलिए बोला जाता है कि हमें स्मोक नहीं करना चाहिए, मतलब स्मोक कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि स्मोक करने से हमारे बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड की संख्या धीरे धीरे बढ़ते जाती है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज हो जाते हैं, आंखों में कमजोरियां, वीकनेस, ये सब। तो नेवर स्मोक, कभी भी स्मोकिंग मत करना भाई, ठीक है, कभी भी नहीं, ये सब बुरी चीजें हैं भाई। हम लोग तो अच्छे बच्चे हैं, अच्छा काम करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, सबको नीट निकालना, बोलो झमाझम, बोलो झमाझम, ठीक है, बोलो झमाझम। अब पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या होता है, CO2 होता है सर, ये कोई बताने की जरूरत क्या है, इसके बारे में क्या आपको बस याद रखना है। देखो, जो CO2 होता है, जो CO2 होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ये जो CO2 है वो प्लांट्स यूज करता है और बदले में क्या देता है, ऑक्सीजन हमें देता है, बदले में हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। लेकिन होता क्या है कि रात में देखो, ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की जरूरत पड़ती है, और वो हमें क्या करता है, ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस में CO2 लेता है, यूज करता है, और हमें क्या देता है, ऑक्सीजन दे देता है, जिससे कि हमारा क्या होता है, हम सांस लेते हैं और जिंदा रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग पेड़ काटते हैं और फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो CO2 का लेवल बहुत बढ़ जाता है, CO2 का लेवल बहुत बढ़ जाता है। और जब CO2 का लेवल बहुत बढ़ जाता है ना भाई एटमॉस्फेयर में, तो वो पोल्यूटेंट की तरह बिहेव करता है। अगर कम CO2 रहेगा एटमॉस्फेयर में तो वो ऑलरेडी प्लांट्स ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो हमारे फायदे की चीज है, तो कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जब CO2 बहुत ज्यादा एक्सेस में रहे तो क्या होता है, पोल्यूशन होता है। तो दिया जाता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ गैसियस पोल्यूटेंट, CO2 ऑप्शन में रहेगा, CO2 रहेगा, NO2 रहेगा, SO2 रहेगा, ऑल ऑफ दिस रहेगा। तो CO2 में कंफ्यूज मत होता ना कि कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है क्या पोल्यूशन, अरे भाई होता है। आप बोलोगे अरे झमाझम एग्जाम में बैठे रहोगे, बोलोगे हमको तो याद है, हम तो लॉ सर के स्टूडेंट, हम तो ओजोनियन है, हमको याद है, हम ऑल ऑफ दिस में फटाक से टिक मारेंगे और सटाक से 4 नंबर लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। जितना इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, सब बच्चे को समझ में आएगा भाई, भले ही वन शॉट सीरीज है लेकिन प्यार और मोहब्बत से समझाऊंगा, कुछ भी फालतू नहीं, यकीन मानो भाई। हर एक क्वेश्चन मेरे लेक्चर से आएगा, हर एक क्वेश्चन मेरे लेक्चर से आएगा, इतना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्यों है। देखो, जो सन है उसमें से सोलर एनर्जी निकलता है, और वो जो सोलर एनर्जी है वो जब अर्थ पे पड़ता है तो अर्थ सरफेस उसका 75% हीट ऑब्जर्व कर लेता है। तो जब अर्थ सरफेस 75% सर हीट ऑब्जर्व कर लिया, सोलर एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया, तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना। हाँ, तो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। लेकिन बाकी जो 25% बचा या कुछ परसेंट और बचा, वो अर्थ सरफेस ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट हो जाता है। और एटमॉस्फेयर में जब रिफ्लेक्ट होता है तो कुछ गैसेज होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन कंपाउंड, जो कि एटमॉस्फेयर में ही उस हीट को ट्रैप कर लेती हैं। और जब एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप हो जाएगा, कहीं जा नहीं पाएगा, तो होगा क्या कि एटमॉस्फेयर हमारा और गर्म हो जाएगा। और जब एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा हद से ज्यादा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्यार और मोहब्बत से और प्रेम से ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। मतलब सर यही मतलब कि एटमॉस्फेयर जब हद से ज्यादा गर्म हो जाए तो उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। हाँ भाई, ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे, समझे। और ये बहुत ही बड़ा समस्या है भाई, बहुत ही बड़ा समस्या है। अब देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट, बाप रे बाप सर, हम इतना सारा नोट्स में कैसे डाले सर, इतना सारा आप दे दिए हैं पूरा कट करके एनसीईआरटी से, सब कुछ एनसीईआरटी से लिया हुआ, लेकिन सर डाले कैसे। अरे भाई मैं कितने बार बोलूं, अब बार बार बोलना पड़ा क्योंकि बच्चे कमेंट में करेंगे, मुझे पता है कमेंट करके बोलेंगे अरे सर इतना कैसे नोट्स में डाले। जो बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, और स्लाइड्स में जो अंडरलाइन कर रहा हूँ और जो हाईलाइट कर रहा हूँ उतना ही नोट्स में डालना, ठीक है, उसी में से क्वेश्चन आएगा। चलो अब देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। प्यार और मोहब्बत से ध्यान से सुनना। होता क्या है कि ठंडी जगहों में जो फ्लावर्स, प्लांट्स, वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, वेजिटेशन की जाती है, वो ग्लास से कवर्ड होते हैं। क्या होते हैं, ग्लास से कवर्ड होते हैं। होता क्या है कि वो जो ग्लास होता है करता क्या है कि जो सोलर एनर्जी होता है जो सन से आती है, वो ग्लास अंदर ट्रैप कर लेता है, उस हीट को ट्रैप कर लेता है, और जो टेम्परेचर है ग्लास के अंदर मेंटेन कर लेता है, ताकि जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रॉपरली हो पाए, जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रॉपरली हो पाए।
ठीक है ना। उसी तरीके से हम जहाँ पे रहते हैं जिस एटमॉस्फेयर में, वहां पे कोई ग्लास कवरेज तो नहीं है, लेकिन एक एटमॉस्फेयर है जो कि हमको कवर किया हुआ है, तो वो एक ग्लास की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे सर? सोलर एनर्जी जो आता है वो अर्थ सरफेस क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करने की वजह से क्या होता है कि जितनी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है इस अर्थ सरफेस को, वो मेंटेन रहती है। वही तो देखो कर रहा है, ग्लास कर रहा है। कहाँ पे? ठंडी जगहों पे ग्लास कवर करके प्लांट्स के ऊपर में प्लांट्स का वेजिटेशन किया जा सकता है। ग्लास क्या करता है, जो गर्मी जरूरी है उस ग्लास के अंदर में अच्छे फोटोसिंथेसिस के लिए वो सोलर एनर्जी से वो ट्रैप कर लेता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस। यहाँ भी क्या हो रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर के अंदर अर्थ सरफेस है, और अर्थ सरफेस सोलर एनर्जी को ट्रैप कर ले रहा है और टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। तो अगर टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है तो ये भी तो कुछ वैसा ही कर रहा है ना जो ग्रीन हाउस में हो रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। नहीं समझ में आया तो दोबारा रिवाइंड करके देखो। अरे हम तो सर आपके स्टूडेंट हैं, हम तो सीख गए हैं सर। 5 बार रिवाइंड करके देखेंगे, अगर उसको समझ में आ रहा है तो हमें भी समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है ना, जो बोला हूं उसको अपने लैंग्वेज में लिख लो, उसको अपने लैंग्वेज में लिख लो। ठीक है, अब देखो यहां से देखो, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। Besides carbon dioxide, other greenhouse gases are methane, water vapor, nitrous oxide, CFC and ozone। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि बताओ विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो ये पूरे नोट्स में डाल लेना कि ग्रीन हाउस गैस मीथेन, वाटर वेपर, निट्रस ऑक्साइड, सीएफसी, ओजोन, ये सभी हैं। ये भी पूछा जा सकता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो ये पूरा नोट्स में डाल लेना भाई, प्यार और मोहब्बत से। ठीक है, अच्छा ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है सर, समझ में आ गया। ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आ गया। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, ये हमें टेम्परेचर ऑफ अर्थ को मेंटेन करने में मदद करता है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, मीथेन, वाटर वेपर, निट्रस ऑक्साइड, सीएफसी एंड ओजोन। मतलब ये गैसेस हेल्प करते हैं क्या करने में, क्या करने में सर आपने बताया। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब होता है कि सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेना और अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। तो ये गैसेस जो होती हैं, जो मीथेन है, वाटर वेपर, निट्रस ऑक्साइड, सीएफसी एंड ओजोन, वो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि वो हीट को ऑब्जर्व कर लेती हैं, ट्रैप करके रखते हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। अब इस ग्रीन हाउस गैसेस में सीएफसीज है, वो मेजर क्वेश्चन की बात हो गई, क्योंकि जो सीएफसीज हैं दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो मैनमेड केमिकल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं एसी में, एयर कंडीशनिंग में। ठीक है, एसी में जो आपने एसी लगाते हो अपने घर में, उसमें से क्या निकलता है, उसमें क्या यूज किया जाता है? सीएफसीज यूज किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज किया जाता है। होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में जब बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाता है तो ये आपने सर बताया कि ये हीट को ट्रैप कर लेता है, और हीट ट्रैप बहुत ज्यादा मात्रा में कर लेगा तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा। इसीलिए क्या होता है कि सीएफसी से ग्लोबल टेम्परेचर क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और इसके वजह से क्या हो सकता है? मलेरिया, येलो फीवर, डेंगू एंड स्लीपिंग सिकनेस। जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ उतना ही जरूरत है। ये सब जो नहीं किया, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जो हाईलाइट किया, जो अंडरलाइन किया, जो बोला, बस उतना ही नोट्स में डालना, और कुछ नोट्स में डालने की जरूरत नहीं है। जितना जरूरी है उतना ही पढ़ेंगे, कुछ भी फालतू नहीं पढ़ेंगे। कम टाइम सबके पास है और सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है भाई, एग्जाम देना एकदम फाड़ देना। जो भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन किए हो, हर क्वेश्चन बनेगा भाई, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आकाश का मत ज्वाइन करना भाई, बहुत ज्यादा टफ रहता है आकाश का, तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। अब देखो एसिड रेन क्या होता है। रेन तो पता है सर, जो बरसात होती है छमाछम करके हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार भीगते भी हैं और मजा आ जाता है। होता क्या है कि जो नॉर्मली जो रेन वाटर होता है, जो बरसात होती है, उसमें जो पानी होता है उसका जो पीएच होता है वो 5.6 होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो नॉर्मल वाटर है उसका पीएच क्या होता है? 5.6। जो बरसात होती है उसका पीएच क्या होता है? 5.6 होता है। लेकिन होता क्या है कि जो भी बरसात होती है इसमें जो वाटर होता है वो एटमॉस्फेयर में CO2 के साथ रिएक्ट कर जाता है और H2CO3 बनाता है, और ये तुम्हारा क्या है? कार्बोनिक एसिड। तो इस एसिड के बनने के वजह से जो पीएच होता है वो 5.6 से कम हो जाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। तो ये कितने बार पूछा जा चुका है भाई कि एसिड रेन किसको बोलते हैं? पीएच 5.6, बिलो 5.6,
अबव 5.6 आप फटाक से बोलोगे सर हम सटाक से टिक मारेंगे क्या? बिलो 5.6 को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। और हम लोग क्या करेंगे? कबाड़ के ले आएंगे। कितना नंबर भाई? 4 नंबर ले आएंगे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब ये एसिड रेन होता क्यों है मेनली? ये देखो एसिड रेन क्यों होता है। होता क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में SO2 बनता है एंड NO2 बनता है। ठीक है, अभी सर ने बताया ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर कैसे बनते हैं, दैट इज SO2 एंड NO2। वो होता क्या है कि O2 ऑक्सीजन जो है और जो वाटर है उसके साथ मिलके H2SO4 बना देता है, और जो NO2 है वो ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ मिलके जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वो निट्रिक एसिड बना देता है। तो इन दोनों एसिड के वजह से भी क्या होता है, एटमॉस्फेयर में एसिडिक रेन मिलता है। मतलब कि देखो वो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड रेन क्यों बनेगा? H2SO3 के प्रेजेंस की वजह से। अगर SO2 पाया जाएगा तो इसके साथ रिएक्ट करके इसके वजह से एसिडिक हो जाएगा रेन। NO2 अगर पाया जाएगा तो O2H2 के साथ रिएक्ट करके HNO3 बन जाएगा, तो इसकी वजह से एसिडिक हो जाएगा रेन। ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड्स कैन कंट्रीब्यूट टू एसिडिक रेन? तो ऑप्शन में रहेगा SO2, NO2 एंड CO2। तो आप क्या करोगे? ऑल ऑफ दिस में टिक मार दोगे। फटाक से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाता है कि बताओ अगर SO2 पाया जाएगा तो कौन से एसिड के बनने की वजह से जो हमारा रेन होता है वो एसिडिक हो जाता है? वो H2SO4 की वजह से। समझ में आया बच्चों? और ये जो एसिडिक रेन होता है बहुत ही हार्मफुल होता है एग्रीकल्चर के लिए, ट्रीज के लिए, हमारे प्लांट्स के लिए। ये तो भाई अंडरस्टूड है, ठीक है ना? ये तो अंडरस्टूड है क्योंकि एसिड रेन क्या है? एक पोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसमें एसिड भी मिक्स हो जाता है। ठीक है ना? समझ में आया? तो जो जो बोल रहा हूँ, जो जो लिख रहा हूँ उसके बेसिस पे नोट्स बनाते जाओ, एकदम झमाझम मजा आ जाएगा भाई। और प्यार और मोहब्बत से इतना जरा समझ लो कि बहुत ही दुख की बात है कि हमारा जो ताजमहल है, 7 वंडर्स, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या हो रहा है? जो ताजमहल है वो मार्बल से बना हुआ है, और मार्बल का फॉर्मूला होता है CaCO3। और जहां पे ताजमहल है उसके आसपास ऐसे बहुत सारे एयर है, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ एयर ऐसा है जहां पे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन पाए जाते हैं। और ये सर आपने बताया अभी कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दैट इज NO2 एंड SO2 अगर पाया जाएगा तो रेन एसिडिक हो सकता है H2SO4 एंड HNO3 के बनने की वजह से। तो होता क्या है कि क्या होगा? अगर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर बने, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होगा तो H2SO4 बन जाएगा। देखो यहाँ पे H2SO4 बन जाएगा। और ये H2SO4 जो है वो क्या करता है? जिस चीज से बना हुआ है ताजमहल दैट इज मार्बल से, उसके साथ रिएक्ट करवा के ये बना देता है, ये बना देता है। ठीक है ना? और इसके वजह से क्या होता है? CaSO4 की वजह से जो मार्बल है वो येलोइश होते जा रहा है। मार्बल सफेद कलर का है लेकिन वो हल्का हल्का पीला होते हुए जा रहा है भाई। तो ताजमहल का डिस्ट्रक्शन का कॉज क्या है? एसिडिक रेन, एसिडिक रेन। तो सर आप बोलोगे सर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है इसको बचाने के लिए? हाँ भाई एक्शन ले रही है। तो सबसे पहले तो आप समझ गए कि जो जहाँ पे ताजमहल लोकेटेड है वहां पे जो आस एयर है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर पाए जाते हैं। उसके वजह से क्या होता है? H2SO4 बन जाता है जब रेन होता है। तो क्योंकि जब रेन होगा तो सर ने बताया कि O2 एंड SO2 के साथ मिक्स करके H2SO4 बन जाएगा। और वो H2SO4 देखो मार्बल से मिक्स होगा दैट इज CaCO3 से मिक्स होगा और ये चीज बन जाएगी। ठीक है ना? और CaSO4 की वजह से जो मार्बल है वो एलोइस होते जाएगा। और गवर्नमेंट क्या कर रही है बचाने के लिए? गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी आसपास के इंडस्ट्रीज हैं ताजमहल के उसको ताज ट्रेपेजियम में बांट देंगे। नाम क्या दिया गया है? ताज ट्रेपेजियम। इस ताज ट्रेपेजियम के अंदर में ये सिटीज आती हैं, याद कर लेना, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा एंड भरतपुर। ये 4 जगह जो ताजमहल के पास है, मेनली वहां पे जो इंडस्ट्रीज है वहीं से ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन निकलता है। ठीक है ना? तो अगर उन इंडस्ट्रीज पे लिमिट लगा दिया जाए, बोला जाए कि एकदम मतलब चेक करो कि ठीक कितना निकल रहा है कितना नहीं निकल रहा, ताकि हार्मफुल ना हो एटलीस्ट, तब मजा आ जाएगा, तब ताजमहल को हम लोग बचा सकते हैं। तो ताज ट्रेपेजियम एक इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा एंड भरतपुर ये चारों सिटीज हैं। याद रखना जरूर, एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है ये अलग अलग एग्जामिनेशन में। ठीक है? और ये 4 सिटीज को क्या बोला गया है कि भाई कंट्रोल में थोड़ा सा इमिशंस करो। ठीक है? सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के, तो उससे ताजमहल को प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स में। अभी तक जितने भी पोल्यूटेंट्स थे क्या पढ़ते? गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स थे। अब क्या है? पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स सर आप बताए थे स्मॉग, मिस्ट, फ्यूम्स, ये सब। हाँ भाई यही तो बताया था।
अब देखो जो पार्टिकुलेट्स पोल्यूटेंट होते हैं वो या तो विएबल होंगे या फिर नॉन विएबल होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सर, विएबल नॉन विएबल मतलब क्या होता है? विएबल मतलब होता है ऐसे पार्टिकुलेट्स, ऐसे पोल्यूटेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिम्स हो और एकदम छोटे छोटे हों और हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हो। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, मूल्स, एल्गी, ठीक है ना, मूल्स, एल्गी, ठीक है, ये जो होते हैं वो विएबल पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट होते हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशन पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विएबल पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट, तो ये और सब याद कर लेना भाई, दैट इज बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड्स एंड एल्गी। The viable particulates, bacteria, fungi, molds are minute living organisms that are dispersed in the atmosphere। ठीक है, नॉन विएबल क्या होता है सर? नॉन विएबल मतलब क्या होता है? और सर आपने बताया विएबल में सब कुछ लिविंग बताया सर, बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड्स, एल्गी। नॉन विएबल जरूर ही क्या होता होगा? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता होगा, बिल्कुल हाँ। नॉन विएबल पार्टिकुलेट्स का एग्जांपल क्या है? ठीक है, स्मोक, डस्ट। स्मोक कैसे प्रोड्यूस होता है जरा बताना तो? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से, गार्बेज से। डस्ट कैसे प्रोड्यूस होता है जरा बताना तो? वुड वर्क्स, पल्वराइज्ड कोल, सीमेंट एंड फ्लाई एश फ्रॉम फैक्ट्रीज, डस्ट स्टॉर्म। ठीक है, मतलब जो डस्ट वगैरह होता है, जो कोल को जलाने की वजह से होता है, उसमें से डस्ट निकलती है। जो सीमेंट होता है, सीमेंट फैक्ट्रीज, उसमें से डस्ट निकलता है। तो सर हमको याद क्या रखना है? पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स दो तरीके के होते हैं, विएबल पोल्यूटेंट्स, ठीक है, एंड नॉन विएबल। विएबल पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? मिनट लिविंग ऑर्गेनिम्स दैट आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। मिनट मतलब क्या? बहुत ही छोटे लिविंग ऑर्गेनिम्स। जैसे एग्जांपल्स को याद रखना, बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड्स, एल्गी। नॉन विएबल में क्या क्या होते हैं? स्मोक होता है और डस्ट होता है। पूछा जाएगा इसी पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन विएबल पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट, तो आपको टिक मारना होगा भाई, ठीक है। और पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं ये समझ लो। दीज आर द मिनट सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स ड्रॉपलेट्स इन एयर। मतलब क्या कि जो बहुत ही छोटे छोटे सॉलिड या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो एयर में पाए जाते हैं और जो पोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट। जो बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ नोट्स में डालना, पाउज करो यहाँ पे और डाल लेना नोट्स में। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अगर फास्ट हो रहा है तो पाउज करो और देख लो भाई, यही तो फायदा है। अगर ईमानदारी से पढ़ोगे, मुस्कान सरावगी का तुम यार इंटरव्यू देखे होगे, इतना ज्यादा पेशेंस था उसमें, मैंने भी उसका पूरा इंटरव्यू सुना, इतना ज्यादा, पर्सनली उससे बात भी मैंने किया है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पेशेंस। और तो रात को 10 बजे लड़की वो अपना मोबाइल उठाती थी, दिन भर पढ़ाई करती थी, रात को 10 बजे मोबाइल उठाती थी, वो भी बस लेक्चर देखने के लिए। इतना ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए, तब जाके ना यार मार्क्स आते हैं, तब ना उसने किया 637 मार्क्स। मतलब सोचो, दिन भर में बस डायरेक्ट रात को मोबाइल उठाती थी, रात को 10 बजे, और वो भी क्या? सिर्फ लेक्चर देखने के लिए, सिर्फ लेक्चर देखने के लिए उठाती थी और देखती थी और बस सो जाती थी। देखने के बाद पढ़ाई अपना करती थी रात भर, उसके बाद सो जाती थी, फिर उठती थी, फिर पढ़ती थी। कोई डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज ही नहीं थी उसकी जिंदगी में, मुस्कान सरावगी। तो शी मस्ट बी इंस्पिरेशन फॉर यू ऑल, ठीक है। मतलब बहुत बहुत ज्यादा मेहनत उसने किया यार, तब जाकर उसका नीट निकला और उसने करके दिखाया, और तब आज हमारे वो चैनल पे आज इंटरव्यू दे रही है। आप भी करो, हम आपको भी बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, आप भी करके दिखाओ, सबको करके दिखाओ, सबका इंटरव्यू लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा? आप भी करके दिखाओ। तो वैसा लाइफ में पेशेंस और कंट्रोल होना चाहिए, मुस्कान सरावगी जैसे। मतलब गजब का कंट्रोल है भाई, रात को डायरेक्ट 10 बजे मोबाइल देखो, सोचो, वो भी सिर्फ पढ़ने के लिए। वाह, ग्रेट, ग्रेट मुस्कान सरावगी, वाह। मतलब उसका इंटरव्यू देखा तो मजा आ गया भाई, 2 बार मैं देखा सब, मैं खुद 2 बार देखा, मजा आ गया भाई, मुझे भी मोटिवेशन मिला उससे। अरे वाह, क्या स्टूडेंट है भाई, इतना ज्यादा पेशेंस और कंट्रोल। तो डिस्ट्रैक्शन को अगर दूर रखने की क्षमता रखोगे ना भाई, तो लाइफ में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, नॉन विएबल में एग्जांपल्स बस याद रखने हैं, ठीक है। मिस्ट याद रखना है, स्मोक बता दिया, डस्ट बता दिया, और फ्यूम्स याद रखना है, ठीक है। समझ में आया? ये सब क्या होते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है याद रखने की, लेकिन फिर भी आपको बता दिया यहाँ पे कि स्मोक कैसे प्रोड्यूस होता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड गार्बेज याद रखना है, डस्ट कैसे प्रोड्यूस होता है ये बता दिया आपको, मिस्ट भी देख लो। होता क्या है ना, मिस्ट भी में धुआं धुआं जैसा हो जाता है। जो भी हम लोग स्प्रे, जो लिक्विड यूज करते हैं, छिड़काव, ठीक है ना, और जो कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इन एयर, मतलब कि जो भी वाटर वेपर पाया जाता है हमारे एयर में, जब वो उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, वो जब जमना शुरू हो जाता है, और जब हम लोग स्प्रे लिक्विड जो स्प्रे मारते हैं वो भी जमना शुरू हो जाता है एयर में, तो उससे धुंधला धुंधला प्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? मिस्ट।
और ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है ये मैंने बता दिया, फ्री ऑफ लिक्विड्स एंड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इन एयर। ठीक है, फ्यूम्स कैसे बनता है देखो, फ्यूम्स आर जनरली ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स ड्यूरिंग सब्लिमेशन, बॉइलिंग एंड सेवरल अदर केमिकल रिएक्शन। होता है कि क्या है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज में अलग अलग केमिकल रिएक्शन करवाए जाते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि बॉइलिंग भी कभी कभी किया जाता है, कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स भी किया जा सकता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा फ्यूम्स बनता है, फ्यूम्स में भी सारी चीजें धुंधली धुंधली दिखती है। सर तो नॉन वेएबल पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट में क्या क्या याद रखना, बस इतना बता दीजिए सर, जो अंडरलाइन किए हैं वो तो नोट्स में डाल ही लेंगे हम, बस इतना याद रखना कि क्या क्या होते हैं, मिस्ट, फ्यूम्स, स्मोक और डस्ट। ठीक है, चलो समझ में आया। अच्छा, अब मजे की बात क्या है देखो यहाँ पे, कि अगर जो तुम्हारा पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट होगा उसकी जो साइज है अगर वो 5 माइक्रोन से ज्यादा हुई तो हो सकता है कि आपका जो नाक है, देखिए नाक है और जो गला है, नसाल पैसेज, उसको वो ब्लॉक कर दे। तो जो कितना ज्यादा खतरनाक है भाई, मतलब जो उसमें पार्टिकल्स पाए जाएंगे, जो भी पोल्यूशन होगा पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट के द्वारा, अगर वो 5 माइक्रोन से ज्यादा हुए, लिख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मार के, तब वो आपके नसाल मैसेज पैसेज को ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, और अगर मान लो लगभग 10 माइक्रोन के हुए तो वो आपके लंग्स में इजीली चल जाएगा और आपके लंग्स को, अपने फेफड़ों को ब्लॉक कर सकता है और आपको लंग्स डिजीजेस हो सकते हैं। समझ में आया बच्चों, बहुत खतरनाक, नोट में डाल लेना, पूछा जा चुका है ये। ठीक है, कि बताओ पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स का कितने ज्यादा, कितना साइज होगा ताकि वो नसाल पैसेज को ब्लॉक कर सके। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे होता क्या है कि जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, जो चलते हैं, जो गाड़ियां चलती हैं, उसमें से लीड जो है वो मेजर एयर पोल्यूटेंट होता है। ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट रिलीज बाय व्हीकल्स इज अ मेजर एयर पोल्यूटेंट। तो आप क्या बोलोगे, लीड बोलोगे, क्या बोलोगे, लीड बोलोगे। ठीक है, तो होता क्या है कि जो लीड होता है ना वो हमारे आरबीसीज को इफेक्ट करता है। तो रेड ब्लड सेल्स को, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो इतना तो आप जानते ही होंगे भाई कि आरबीसीज कितनी जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। तो जो लीड है वो मेजर एयर पोल्यूटेंट होता है, दैट इज इमिटेड बाय व्हीकल्स। याद रखना भाई, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ेंगे, कुछ भी फालतू नहीं पढ़ेंगे। अब देखो पढ़ते हैं स्मॉग के बारे में। स्मॉग दो तरीके का होता है, क्लासिकल स्मॉग एंड फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो स्मॉग है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, स्मोक एंड फॉग। इसमें से SMO निकालो तो SMO आ गया, एंड जी मतलब यहाँ से जी निकालो, स्मोक एंड फॉग। मतलब सर स्मॉग है, इसका मतलब स्मोक एंड फॉग होने का जरूरी है क्या? हाँ, होने का जरूरी है भाई, स्मोक एंड फॉग जरूर होगा। तो क्लासिकल स्मॉग में क्या होता है कि देखो, क्लासिकल स्मॉग बनता है कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्मॉग इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग कूल ह्यूमिड क्लाइमेट? तो आप बोलोगे क्लासिकल स्मॉग। ठीक है, और ये क्या होता है सर? स्मोक एंड फॉग तो होगा ही, हम तो पता है सर, आपने बताया। और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि क्लासिकल स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ, क्लासिकल स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये जो क्लासिकल स्मॉग होता है इसमें बहुत ही ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट्स पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग स्मॉग। ये भी पूछा जाता है भाई कि विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ स्मॉग इज रिड्यूसिंग इन नेचर? तो आप क्या बोलोगे, क्लासिकल स्मॉग। फटाक से और सटाक से टिक मारेंगे हम तो सर ले आएंगे, अरे बोलो झमाझम। चलो दूसरा टाइप पढ़ते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है वो गर्मियों में होता है और सनी में, मतलब जब बहुत ही तेज धूप होती है और जब गर्म होता है, जब सूखा होता है, ऐसा क्लाइमेट में हम लोग फोटोकेमिकल स्मॉग जल्दी बनता है। फोटोकेमिकल स्मॉग जल्दी बनता है। फोटोकेमिकल स्मॉग बनता कैसे है, ये देखो, जब जो सनलाइट है, सूर्य, वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड मतलब क्या, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ऐसा कंपाउंड, ठीक है ना, उस पर पड़ता है, ठीक है ना, उस पर पड़ता है, तब हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। मतलब होता क्या है कि जो ऑटोमोबाइल्स और फैक्ट्रीज होती हैं उसमें से क्या निकलता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उस पर जब सनलाइट पड़ता है तो हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। वो कैसे बनता है अभी हम लोग आगे देखते हैं। और जब फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है उसमें बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग होने की वजह से बहुत सारे हम लोग बोलते हैं कि स्मॉग कैसा है, ये ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग है। ये पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें ये ऑप्शन भी रहेगा कि फोटोकेमिकल स्मॉग इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग स्मॉग। तो आप क्या बोलोगे, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। सही क्या है, फोटोकेमिकल स्मॉग इज आल्सो नोन एज
ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। अब देखो कैसे बनता है फोटोकेमिकल स्मॉग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें से दो चीज लिख लेना कि जो टू ऑफ द पोल्यूशन दैट आर इमिटेड बाय दैट आर इमिटेड हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। होता क्या है कि जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो गाड़ियां चलती हैं, जो इंडस्ट्रीज होते हैं, उसमें से जो दो मेजर पोल्यूटेंट निकलता है वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, सॉरी 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 भाई, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, NO2 बना देता है। क्या बना देता है, NO2 बना देता है। और ये इस NO2 पे क्या होता है, इस NO2 पे क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या हुआ कि जो NO है वो एटमॉस्फेयर में चेंज हो जाता है NO2 में। क्या किस में चेंज हो जाता है, NO2 में चेंज हो जाता है, O2 के साथ रिएक्ट करके, ठीक है ना, इसमें चेंज हो जाता है। और जब ये जो NO2 होता है उस पर सनलाइट पड़ता है, HNU का मतलब क्या होता है, HNU का मतलब क्या होता है कि सनलाइट पड़ना, ये टूट जाता है NO में एंड O में, ऑक्सीजन में। अब सिंगल ऑक्सीजन एटम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये O और O3 बना देता है। देखो ये O यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, O3 बना देता है। और जब ये ओजोन बन जाता है, ये ओजोन बन जाता है, तो ये ओजोन और ये NO मिलके बना देता है NO2, बना देता है NO2। ठीक है, और होता क्या है कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, जो हमारे हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, अभी बताया ना, हाइड्रोकार्बन में मिलते हैं ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्रीज से, ठीक है, हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। जो CH4 मीथेन है ये हाइड्रोकार्बन है। ये हाइड्रोकार्बन जो हमारा है इस O3 से रिएक्ट करके, इस O3 से रिएक्ट करके फॉर्मल्डिहाइड भी बना सकता है, एक्रोलीन भी बना सकता है, और पैन भी बना सकता है, दैट इज पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट भी बना सकता है। इसका भाई स्ट्रक्चर याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, और ये भी याद करना, पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैन, या फिर पूछा जाता है पैन स्टैंड्स फॉर, तो फुल फॉर्म भी इसका याद कर लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे NO2 बना, ये आपका पोल्यूटेंट है, और ये तीनों भी आपके क्या है, पोल्यूटेंट है। इसके वजह से क्या होता है, स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। ठीक है, तो ये पूरा रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, अब फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ओजोन, निट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मल्डिहाइड एंड पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लेना, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। तो ओजोन, निट्रिक ऑक्साइड देखे यहाँ पे ओजोन O3, ठीक है, निट्रिक ऑक्साइड भी देखे, ऑक्साइड भी देखे, NO2 भी देखे, एक्रोलिन भी देखे बन रहा है, फॉर्मल्डिहाइड भी बन रहा है, पैन भी बन रहा है। तो ये सभी जो है वो फोटोकेमिकल स्मॉग के कंपोनेंट्स हैं भाई, ठीक है ना। अच्छा, और जाहिर सी बात है पोल्यूटेंट है तो दिक्कत तो करेगा ही भाई। ये क्या करता है कि जो ओजोन और पैन है, इसमें जो फोटोकेमिकल स्मॉग के जो पार्ट है वो पावरफुल आई इरिटेंट्स होते हैं, मतलब आंखों में जलन पैदा करते हैं। और जो ओजोन एंड निट्रिक ऑक्साइड है, फोटोकेमिकल स्मॉग के पार्ट, वो क्या करता है, जो नोज में होता है उसमें इरिटेशन पैदा करता है, और थ्रोट, गले के थ्रोट में भी पैदा करता है, और हेडेक होगा, चेस्ट पेन होगा, ये सब नोट करना, जो अंडरलाइन किया बस उतना ही नोट करना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कंट्रोल कैसे करना है फोटोकेमिकल स्मॉग, जाहिर सी बात है पोल्यूशन है तो आपको कंट्रोल करना ही होगा, करना ही होगा। तो बस इसमें एक चीज याद रखना कि कुछ प्लांट्स जो है, पाइनस, जूनिपरस, क्यूरसस, पायरस एंड विटिस कैन मेटाबोलाइज नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड देयरफॉर देयर प्लांटेशन कुड हेल्प इन दिस मैटर। होता क्या है कि अब मैंने बताया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट इज NO2 की वजह से भी क्या होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड को ही हम लोग कम कर दे, ठीक है, तो क्या होगा, फोटोकेमिकल स्मॉग का बनने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। ये सब प्लांट जो होते हैं वो NO2 को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो फोटोकेमिकल स्मॉग को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता दिया नॉलेज के लिए। अभी तक जो भी हम लोग पोल्यूशन पढ़ रहे थे वो कहाँ हो रहा था, ट्रोपोस्फियर में हो रहा था, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फियर के बारे में, ठीक है ना, स्ट्रेटोस्फियर के बारे में। देखो ओजोन, ओजोन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है O3। जो जो बोल रहा हूँ, जो जो लिख रहा हूँ, बस वही नोट्स में डालना, और जितना समझा रहा हूँ अपने नोट्स में डाल लेना, ठीक है ना, अपने लैंग्वेज में। ओजोन कैसे बनता है, उसको कैसे ब्रेक डाउन होता है, हमारे पास जो भी ऑक्सीजन पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, उस पर जब सनलाइट पड़ता है तो वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो है वो सिंगल एटम बहुत ही अनरिएक्टिव होता है क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, और ऑक्सीजन ये मिलकर O2 के साथ O3 बना देता है, हमारा फॉर्मेशन ऑफ ओजोन कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होता है
कि ओजोन तो हमारा बन गया। ये ओजोन है वो बहुत ही मदद करता है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, ठीक है। लेकिन जो हमारा जो CFCs होता है दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको कि हम लोग फ्रियोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इस फ्रियोन्स का फॉर्मूला होता है CF2Cl2, ठीक है। CF2Cl2 सर आपने बताया कि ये क्या निकलता है, एसी में केमिकल होते हैं, ये एसी से ये केमिकल्स निकलते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं और ट्रैप कर लेते हैं हीट को, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब कैसे होता है वो देखो, ये जब CFCs दैट इज CF2Cl2 जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं और इन पे जब सनलाइट पड़ता है, ये टूट के क्लोरीन रेडिकल और इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो क्लोरीन रेडिकल है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करता है स्ट्रेटोस्फियर में, क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में O3 मिलता है हमको, ओजोन मिलता है हमको, और ये बना देता है ये, ठीक है ना। और ये जो तुम्हारा है क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल, ये ठीक है, वो रिएक्ट करता है एक सिंगल O एटम से, ठीक है, सिंगल O एटम से, और बना देता है क्लोरीन रेडिकल। इस क्लोरीन रेडिकल ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं और बार बार क्या होता है, क्लोरीन रेडिकल बनते जाता है। तो इस बार बार क्लोरीन रेडिकल के बनने की वजह से ही क्या होता है, हमारा जो ओजोन है उसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, उसमें छेद होना शुरू हो जाता है, वो टूटना शुरू हो जाता है। और ओजोन ही क्या करता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, बहुत सारी जो हार्मफुल रेज होते हैं अर्थ पे आने में, उसको फिल्टर करके भेजता है अर्थ पे। तो जब ओजोन ही नहीं रहेगा तो भाई बहुत सारी हार्मफुल रेज आ सकती है हमारी धरती पे, जो आपकी स्किन को गंदा कर सकती है, स्किन पे हार्मफुल इफेक्ट डाल सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है, बहुत सारी स्किन डिजीजेस हो सकती है। तो ओजोन बहुत हेल्पफुल है। तो होता क्या है कि जो क्लोरीन रेडिकल बनता है CFCs के रिलीज होने की वजह से, उसके वजह से ही ओजोन का ब्रेकडाउन शुरू होता है। तो यहां से पूछा जाता है कि बताओ विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन ड्यू टू CFCs। तो ऑप्शन में रहेगा क्लोरीन रेडिकल, आपको मारना पड़ेगा फटाक से टिक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। जितना बोल रहा हूँ सब कुछ उतना ही डालना, ये नहीं कि पूरा एकदम लिख देना घचा घच, मतलब यही मत लिख देना भाई, पूरा पैराग्राफ ही मत लिख देना, ठीक है। क्या करना, जो लिख रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो हाईलाइट कर रहा हूँ, उतना ही डालना। बार बार बोलने से आपके दिमाग में भी घुस जाएगा, मुझे तो पता है। अब इस पूरे ग्राफ में, पूरे पैराग्राफ जो है, ये जेई एडवांस के लिए ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, जेई मेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, निट में कभी नहीं पूछेगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ओजोन होल के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो 1980 में क्या दिखा गया कि अंटार्कटिका में डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो रहा है, मतलब ओजोन लेयर क्या हो रहा है, वो टूट रहा है, ठीक है। उसी को हम लोग ने बोल दिए कि ओजोन होल है, क्या है, ओजोन होल है। और फिर देखा गया कि ओजोन होल बन क्यों रहा है, ओजोन का ब्रेकडाउन शुरू क्यों हो रहा है, क्योंकि वो तो हमारे लिए हार्मफुल है। वो ओजोन अगर टूटने लगेगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ सकती है और बहुत सारे स्किन डिजीज भी हो सकते हैं, तो उसका तो रोकना जरूरी है। तो ये देखा गया कि समर सीजन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जो मीथेन है, वो क्लोरीन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। देखो क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल जो है वो NO2 के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है, ठीक है। और होता क्या है कि पचवे में देखो जो क्लोरीन एटम्स हैं फॉर्मिंग क्लोरीन सिंक्स प्रिवेंटिंग मच ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। इतना समझ में आया। जो तुम्हारा जो Cl है, क्लोरीन Cl ये प्लस CH4 ये मिलके ये बना दे रहा है तुम्हारा, ठीक है। अभी सबको समझाऊंगा, पढ़ते जाओ। वेयर एज इन विंटर स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड्स विद पोलर stratosphere clouds are formed over Antarctica. This polar इतना reaction 4 gets hydrolyzed to form hypochloric acid. It also reacts with hydrogen chloride produced as per reaction to give molecular chlorine. Molecular chlorine, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, when sunlight returns to the Antarctica, पचवा, हाँ ठीक है, अंटार्कटिका the sun's warm breaks up the clouds HOCl and Cl to photolize इतना, the chlorine radicals thus formed initiate the इतना। देखो होता क्या है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड रेडिकल है वो गर्मियों में NO2 के साथ रिएक्ट करता है और क्या करता है, ये बनाता है। और जब ये फर्दर रिएक्ट करता है, देखो यहाँ पे HCl के साथ तो हमारा बनता है Cl2, ठीक है। हमारा क्या बनता है, Cl2। तो इससे तो हमारा ओजोन डिप्लीशन होगा नहीं, क्योंकि सर आपने अभी बताया कि जब क्लोरीन रेडिकल बनेगा तो उससे हमारा ओजोन डिप्लीशन हो सकता है, ओजोन डिप्लीशन हो सकता है, ठीक है ना। और देखो अब ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्या, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। जब ये वाला जो रिएक्ट करता है ClO वाटर के साथ तो हमारा बन जाता है HOCl बन जाता है, हमारा क्या बन जाता है, HOCl बन जाता है। ये फोर्थ रिएक्शन, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन आप याद कर लेना, ठीक है ना। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड वाला रिएक्शन नहीं याद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखो अंटार्कटिका में क्या देखा गया, अंटार्कटिका में क्या देखा गया
कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड रेडिकल है NO2 के साथ गर्मियों में रिएक्ट करता है तो ये बनता है, ठीक है ना। और जब ये ClONO2 है H2O के साथ रिएक्ट करता है तो हाइपोक्लोरस एसिड HOCl बनता है, और जब HCl के साथ यही चीज रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, Cl2 बनता है, ठीक है। जब सनलाइट पड़ता है अंटार्कटिका में तो ये जो HOCl है, देखो सनलाइट पड़ रहा है, HOCl है वो क्लोरीन रेडिकल और OH रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ क्लोरीन रेडिकल बन गया। Cl2 जो है वो टूट के फिर वो भी क्लोरीन रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और आपने सर बताया है कि जब क्लोरीन रेडिकल बनेगा तो क्या होगा, क्या होगा, ओजोन डिप्लीशन होगा। तो इस तरीके से अंटार्कटिका में ओजोन डिप्लीशन होता है। जितना बोल रहा हूँ, जितना अंडरलाइन किया नोट्स में डाल लेना बच्चों, इसी में से आएगा एकदम झमाझम, बोलो भाई। चलो अब पढ़ते बढ़ते हैं आगे, दैट इज वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन के बारे में जरूरत नहीं है बताने की भाई, वाटर पोल्यूशन बहुत बहुत चीजों से हो सकती है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। ये सारी चीजों की वजह से होते हैं, इसको एक बार रीड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिम्स याद रख लेना, प्लांट न्यूट्रिएंट्स याद कर लेना, पेस्टिसाइड एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है। जो डोमेस्टिक सीवेज होता है, ठीक है, नालियां, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स में पाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मेजर वाटर पोल्यूटेंट होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत बार पूछा जा चुका है इसके बारे में। डोमेस्टिक सीवेज में कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिम्स पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि वाटर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक बार इस टेबल को पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ कलाकारी नहीं है। अब देखो ये समझने वाली चीज, होता क्या है कि बहुत सारे बैक्टीरिया वाटर में पाए जाते हैं, और वाटर में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट भी होते हैं, जिसको कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, तोड़ते हैं और यूजफुल चीजों में कन्वर्ट करते हैं। और इस तोड़ने में उन बैक्टीरिया को बहुत ही ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बहुत ही ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो वाटर में जो ऑक्सीजन होता है वो बैक्टीरिया यूज करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि ठंडे पानी में जो ऑक्सीजन होता है वाटर में, वो 10 ppm तक हो सकता है, ठीक है ना। और जो ऑक्सीजन एयर में होता है वो 2 लाख, देखो 2 लाख ppm तक हो सकता है, ठीक है ना, इतना इसको डाल लो, ठीक है ना, कि ऑक्सीजन जो है एयर में कितना ppm तक हो सकता है, तो 2 लाख ppm तक। और कोल्ड वाटर में कितना हो सकता है, डिजोल्व ऑक्सीजन 10 ppm तक हो सकता है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अगर मान लो कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर में 6 ppm से कम हुआ तो जो फिश का जो ग्रोथ है मछलियों का पानी में, वो इनहिबिटेड हो जाता है, रुक जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सर ऑक्सीजन का यूज कौन कर रहा है, अरे सर आपने तो अभी बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं वाटर में वो क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने में। तो अगर वो मान लो बहुत ज्यादा यूज कर लेंगे और अगर 6 ppm से ऑक्सीजन कम हो गया वाटर में, तो होगा क्या कि फिश को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उनका जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगा, ग्रोथ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। चलो ग्रोथ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब देखो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, दैट इज बीओडी क्या होता है, बीओडी क्या होता है। होता क्या है कि अभी सर आपने बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वाटर में, वो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं और उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो लोग ऑक्सीजन को यूज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने में, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने में। तो कितने ऑक्सीजन की जरूरत है उन बैक्टीरिया को, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने में, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना। वही लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सर्टेन वॉल्यूम इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। और अगर ये बायोकेमिकल डिमांड पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यही आपसे पूछा है कि बताओ कि जो क्लीन वाटर है उसका जो बीओडी वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो वो होता है लेस देन 5 ppm। बल्कि जो हाईली पोल्यूटेड, जो बहुत ही ज्यादा गंदगी वाटर होता है, बहुत गंदगी होता है पानी में, तो उसका जो बीओडी वैल्यू होता है वो 17 ppm या फिर उससे ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, लिख लेना भाई, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ेंगे सर। इस पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। थोड़ा बहुत जो है बस थ्योरी है वो आप बायो में जानते होंगे, ठीक है ना। चलो जो इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ेंगे, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो हाईलाइट कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ उतना ही नोट्स में डालना, ठीक है। चलो तो बीओडी की वैल्यू अगर 5 ppm से कम होगी मतलब दैट इंडिकेट इट इज अ क्लीन वाटर, और बीओडी की वैल्यू अगर मान लो 17 ppm होगा तो दैट इंडिकेट्स हाईली पोल्यूटेड वाटर, ठीक है भाई, समझ में आया, याद रखना। चलो अब बढ़ते हैं आगे, केमिकल पोल्यूटेंट्स।
अगर वाटर में आप कैडमियम डाल दो, मरकरी डाल दो, निकल डाल दो, दे कैन कंट्रीब्यूट टू वाटर पोल्यूशन एज वेल एज अगर मान लो सोडियम एंड कैल्शियम क्लोराइड वाटर में डाल दो तो वो भी क्या करते हैं, वाटर पोल्यूटेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ केमिकल पोल्यूटेंट इन वाटर। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन में कैडमियम मर्क्यूरी रहेगा तो फटाक से टिक मार दोगे भाई, क्या करोगे, फटाक से टिक मार दोगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो हम लोग पानी पीते हैं वो ये नहीं कि कहीं का भी पानी पी लिए, पता चला नल खोले और खटाखट पी लिए, ना भाई, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड्स बना गया है कि पानी में इतना ये केमिकल होना चाहिए, इतना ये केमिकल होना चाहिए, तभी तो प्यूरिफिकेशन किया जाता है पानी का, और तब हम लोग वो पानी पीते हैं। कितना एक्वागार्ड लगा है भाई, कितने सारे प्यूरिफायर लगे हुए हैं जिससे कि गुजर के हमारे पास पहले पानी पहुंचता है। वो इसीलिए कि कोई भी पानी हम लोग नहीं पी सकते हैं, हर केमिकल का कुछ ना कुछ मात्रा होता है जो किसी लेवल पे होना चाहिए, तभी वो ड्रिंकिंग वाटर कहलाएगा, तभी उस पानी को हम पी सकते हैं। अगर वैसा नहीं हुआ तो दैट विल बी अनफिट फॉर ड्रिंक। तो देखते हैं, पहले पढ़ते हैं फ्लोराइड के बारे में। यकीन मानो अगर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो 90% चांस है कि वो बस इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, पहले पढ़ते हैं फ्लोराइड के बारे में। ठीक है, फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेस वाटर शुड बी टेस्टेड फॉर फ्लोराइड एंड, ये तुमको पता है, ठीक है, अभी मैंने बताया। ठीक है, अच्छा, soluble fluoride is often added to drinking water to bring its concentration up to 1 ppm। मतलब कि जो फ्लोराइड है वो पीने वाले पानी में उसकी मात्रा कितनी तक होनी चाहिए, 1 ppm तक होनी चाहिए। सारा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्लोराइड ड्रिंकिंग वाटर में कितना चाहिए, 1 ppm तक होना चाहिए। ये जो फ्लोराइड आयंस होते हैं, वो फ्लोराइड आयंस जो होते हैं, अगर वो 1 ppm तक ड्रिंकिंग वाटर में हुए तो हम लोग के दांत को वो मजबूत करते हैं। कैसे, वो हम लोग क्या होता है, ये जो केमिकल होता है हमारे इनामेल पे, इनामेल के सरफेस पे, ठीक है, जो टीथ होता है जो इनामेल से बना होता है, ठीक है, उस पे सरफेस पे ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा केमिकल। ठीक है, इस केमिकल को कन्वर्ट कर देता है फ्लोरापेटाइट में, इस केमिकल में F माइनस आयन, और हमारे टीथ को मजबूत बना देता है। तो सोचो कितना जरूरी है फ्लोरीड आयन का 1 ppm होने तक, नहीं तो आपके दांत कमजोर हो सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए फ्लोराइड आयंस का, 1 ppm तक, और वो कैसे टीथ को मजबूत बनाता है, इस केमिकल को इस केमिकल में कन्वर्ट करने पे। इन केमिकल का भी फॉर्मूला याद रखना भाई, पूरा फिल्टर करके लाओ, कुछ भी बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ में। अब चलो देखते हैं लीड कितना होना चाहिए हमारे पीने वाले पानी में। ठीक है, नहीं, F माइनस आयन के बारे में कुछ और देख लो। अगर मान लो 1 ppm है F माइनस आयन, तब तो ठीक है। अगर मान लो F माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन 2 ppm से ज्यादा हो गया तो भाई तुम्हारा मॉटलिंग ऑफ टीथ हो सकता है। मतलब टीथ में क्या हो सकता है, आपका सेंसिटिव हो सकता है, आपका सड़ सकता है, और ब्राउनिश हो सकता है। ब्राउन ब्राउन नहीं हो जाता है किसी किसी के दांत में, वो इसी की वजह से होता है। मतलब ये भी एक रीजन है, ये भी एक रीजन है। F माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 2 ppm से ज्यादा हो सकता है। और अगर मान लो 10 ppm से भी ज्यादा फ्लोराइड हो गया, समझे, तब आपके बोन्स को और टीथ को वो बहुत ही ज्यादा हार्म कर सकता है, कमजोर कर सकता है, खराब कर सकता है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि बताओ अगर कितने से ऊपर हो जाए तो ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ स्टार्ट हो जाता है, तो 2 ppm से ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब लीड देखते हैं कि लीड कितना होना चाहिए। अगर लीड जो है हमारे ड्रिंकिंग वाटर में 50 ppm तक है तो वो बहुत ही ज्यादा सही है। अगर 50 ppm से ज्यादा हुआ, 50 ppm से ज्यादा हुआ, क्योंकि ये अपर लिमिट है, मैक्सिमम इतना हो सकता है, इससे कम हुआ तो चलेगा। अगर इससे ज्यादा हुआ तो ये आपको किडनी और लीवर तक को खराब कर सकता है। सोच लो भाई, तो इतना जरूरी है कि ड्रिंकिंग वाटर में हर एक एलिमेंट का, हर एक आयन का प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन मौजूद हो। ठीक है, तो 50 ppm तक मैक्सिमम लीड हो सकता है, याद रखिए। ठीक है, सल्फेट कितना हो सकता है, ठीक है, सल्फेट मैक्सिमम 500 ppm हो सकता है। अगर 500 ppm से, ये मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है, 500 ppm से ज्यादा सल्फेट आयन हुआ तो ये ड्रिंकिंग वाटर को खराब बना देता है। उससे हमें क्या मिलता है, लैक्सेटिव इफेक्ट। बाप रे बाप, लैक्सेटिव इफेक्ट क्या होता है, इसका मतलब ये होगा कि आपका पेट खराब हो सकता है, दैट इज लूज मोशन, डाइजेशन वीक हो गया आपका।
तो इतना इंपॉर्टेंट है सल्फेट आयन होना, ठीक है, कि आपको पेट खराब कर सकता है। वो कितना होना चाहिए मैक्सिमम सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन 500 ppm होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट नाइट्रेट मैक्सिमम लिमिट इसका कितना होना चाहिए, वो ड्रिंकिंग वाटर में, पीने वाले पानी में 50 ppm। सब डाटा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, सारे डाटा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। अगर नाइट्रेट ज्यादा हुआ तो आपको मेथिमोग्लोबिनेमिया हो सकता है, जिसको हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 5 स्टार मान लो। कितने सारे एग्जामिनेशन में पूछा चुका है, अनगिनत। नीट में अभी तक नहीं आया लेकिन पूछ सकता है आप, ठीक है ना। फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता क्या है कि जो बच्चा फिर जो पैदा होता है ना, उसमें हेमोग्लोबिन की बहुत कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो स्किन है वो ब्लूइश दिखने लगता है, ब्लू ब्लू दिखने लगता है। इसको हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। जो बेबी ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ब्लूइश दिखने लगता है। तो क्यों होता है कि अगर आपके ड्रिंकिंग वाटर में मैक्सिमम लिमिट 50 ppm होना चाहिए नाइट्रेट का, अगर 50 ppm से ज्यादा हुआ तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, मतलब इसको और क्या बोलते हैं, मिथेमोग्लोबिनेमिया हो सकता है। समझे, इतना खतरनाक है। और भी मेटल्स हैं, इसको भी आपको याद रखना है। मैक्सिमम ये प्रिस्क्राइब कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम इतना होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए आपके ड्रिंकिंग वाटर में। मैं आपको सजेस्ट करूंगा Fe का याद रखना, कैडमियम का याद रखना। कैडमियम मैक्सिमम इतना हो सकता है 0.0055 ppm। तो ppm को mg ये भी बोलते हैं, ये यूनिट में भी याद रखना, ठीक है। ये नहीं कि बाप रे घबरा जाना सर पीपीएम में बताया था और ये पता नहीं यूनिट क्या दे दिया, दो ही यूनिट सेम ही है, ठीक है ना। Fe का याद रखना, कैडमियम का याद रख लेना, और जिंक का याद कर, सॉरी कॉपर का याद कर लेना। हाँ बस इतना याद रखना, कॉपर Fe एंड Cd, हाँ बस इतना 3 याद कर लेना, और बाकी ये सब जो बताया वो सब तो याद रखना ही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं, इतना सारा पोल्यूशन होता है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, जरूर करेंगे। तो उसके लिए भारत में लाया गया क्या, स्वच्छ भारत अभियान, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लीन इंडिया मिशन। क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है तो जरूरी तो है भाई लाना, जरूर तो है भाई लाना। अब स्वच्छ भारत अभियान के अंडर में 2 मिशन और लॉन्च किया गया, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। मतलब शहरी इलाकों में पोल्यूशन को कम करना और ग्रामीण इलाकों में, विलेज इलाकों में कम करना। इसको 2 पार्ट में ही डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को शॉर्ट में SBMU को। तो इसका एम क्या था, SBM प्राइमरी एम्स एट मेकिंग अर्बन इंडिया फ्री फ्रॉम ओपन डिफेक्शन एंड अचीव 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट इन द कंट्री। और SBMG मतलब क्या, जो ग्रामीण मतलब विलेज इलाके में, that targets to bring about an improvement in the general quality of life in rural areas by promoting cleanliness and hygiene, eliminating open defecation, ठीक है। It is accelerating its effort to achieve the goal of 19 coverage by 2 अक्टूबर 2019, which is the birth anniversary of महात्मा गांधी, ठीक है। चलो, मतलब क्या कि स्वच्छ भारत अभियान के अंदर में 2 चीजें थी, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। SBMU का मतलब क्या हुआ कि वो शहरी इलाकों में पोल्यूशन को साइंटिफिक मेथड से कम करेगा ताकि किसी को नुकसान भी नहीं हो। और SBMG क्या करेगा, दैट इज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्या करेगा कि जो विलेज इलाके में उसको हाइजीन और साफ सफाई मेंटेन करेगा, ठीक है ना। और ये एम किया गया है क्या कि 2 अक्टूबर 2019 तक बीत चुका है, ठीक है। उस समय तक ये सारी चीजें कर दी जाए, लेकिन अभी तक मुझे तो नहीं लगा कि भाई हो पाया, सरकारी काम है, लेट तो लगता ही है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट था इसके बारे में, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है, देखो ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, इट इज अबाउट यूटिलाइजिंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री एंड अदर साइंसेज टू रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है कि जितना भी हमको नॉलेज है, जितने भी हमको नॉलेज है और जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसका बेस्ट यूज करके इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम करना, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम करना, दैट इज कॉल्ड ग्रीन केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस तरीके से अपने नॉलेज और अपने रिसोर्सेज यूज करना पोल्यूशन कम करने के लिए, ताकि कम से कम पोल्यूशन हो। मतलब जो रिसोर्सेज यूज करें हम लोग पोल्यूशन को कम करने भी, उससे भी ये नहीं कि और पोल्यूशन बढ़ जाए, पोल्यूशन बहुत ही कम हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर में बहुत सारे चीजें ली गई, बहुत सारी चीजें की गई। वो क्या क्या है, पहला क्या देखा गया, ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ। पहले क्या होता था कि टेट्राक्लोरोइथेन ये केमिकल यूज किया जाता था ड्राई क्लीनिंग के लिए। लेकिन होता क्या था कि जब ड्राई क्लीनिंग करते थे, जो पानी होता था तो उसके साथ टेट्राक्लोरोइथेन है वो बह जाता था, और ग्राउंड वाटर को वो क्या करता था,
ग्राउंड वाटर का वो कॉन्टामिनेट मतलब गंदा कर देता था, और गंदा करने की वजह से देखा गया कि वो कार्सिनोजेनिक है, मतलब वो कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकता है। सोचो, टेट्राक्लोरोइथीन। ये बोला ग्रीन केमिस्ट्री हम कुछ ऐसा करेंगे कि इससे हम लोग छुटकारा पा सके। तो किया क्या गया कि आज के डेज में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सर ने आपने बताया तो था, H2O2 यूज करते हैं ब्लीचिंग एजेंट में। तो हम लोग क्लॉथ्स को साफ करने में, क्लॉथ्स को चमकाने में, दैट इज ब्लीचिंग क्लॉथ्स में हम लोग H2O2 का यूज करते हैं। तो ये कौन लाया? ग्रीन केमिस्ट्री लाया। बोला गया कि टेट्राक्लोरोइथीन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे H2O2 से, और अब हम लोग कपड़े साफ करेंगे। भाई समझ में आया बच्चों? चलो, अब ब्लीचिंग ऑफ पेपर। ठीक है, ब्लीचिंग कहीं भी यूज आजकल किया जा रहा है तो मोस्टली H2O2 का ही यूज किया जा रहा है। ब्लीचिंग ऑफ पेपर मतलब पेपर को साफ करने में, चमकाने में कौन से केमिकल का यूज करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं। बस इतना ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स। सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स, इथेनॉल दैट इज CH3CHO। ठीक है, वो एक स्टेप में क्या होता है? बनाया जाता है। पहले क्या होता था? बहुत सारे स्टेप में बनाया जाता था, जिसकी वजह से हर एक स्टेप में बहुत सारा पोल्यूशन होता था। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या बोला? एक ऐसा मेथड निकाला कि हम लोग इसको एक स्टेप में बना सकते हैं। वो स्टेप ये है, ठीक है ना, CH3CH2 की हम लोग इथीन को O2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट, और हम लोग एक स्टेप में बना लेंगे ताकि कम से कम पोल्यूशन हो। ठीक है, नाउ द लास्ट इज ग्रीन सोल्यूशन टू क्लीन टर्बिड वाटर। Powder of kernel of tamarind seeds has been found to be an effective material to make municipal and industrial water clean। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, ठीक है, इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है और जो हम लोग डंप कर देते हैं पानी में, ठीक है ना, और नलियों में, ठीक है, उनका पानी क्लीन करने के लिए जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव पाया गया ग्रीन केमिस्ट्री के द्वारा, वो क्या पाया गया? पाउडर ऑफ कर्नेल ऑफ टैमारिंड सीड्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जामिनेशन में। फायदा क्या हुआ कि इससे हम लोग पानी साफ कर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री के जो वेस्ट होते हैं वो पानियों में डाले जाते हैं, उनका पानी हम साफ कर सकते हैं। और फायदा ये भी है कि जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो टॉक्सिक भी नहीं होता और बायोडिग्रेडेबल भी होता है, और बहुत ही कम कॉस्ट का होता है। दैट इज इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। तो नट सेल में हमको क्या पता चलता है कि जो ग्रीन केमिस्ट्री है, इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच विच इन्वॉल्व्स रिडक्शन इन मटेरियल, एनर्जी कंजप्शन एंड वेस्ट जनरेशन। मतलब कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, उसका मेजर यही एम है कि हम लोग क्या करें कि जिससे ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है उस पोल्यूशन को हम लोग कम कर सके किसी ना किसी मेथड से, ताकि हमारा प्राइस भी कम लगे, टाइम भी हमारा कम लगे, ठीक है, और एनर्जी कंजप्शन भी हमारा कम हो। तो ये था हमारा ग्रीन केमिस्ट्री। ये हमारा कंप्लीट हुआ पूरा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इन वन शॉट। आपको बहुत अच्छा फील हुआ होगा क्योंकि मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक चीज को जितना इंपॉर्टेंट है उतना समझाने की कोशिश की है। यकीन मानो, इतना पढ़ लोगे, इतना नोट्स में डाल लोगे तो एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा, और एक क्वेश्चन जो यहाँ से आएगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है वो यहीं से आएगा भाई, बाहर से नहीं आएगा। तो बताओ कैसा लेक्चर लगा? अगर लेक्चर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो और बताओ क्यों नहीं पसंद आया। ठीक है, और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर देखो शायद केमिकल बॉन्डिंग फिर से मैं पूरा शूट करूं। फाइल तो करप्ट हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा हूँ कि वो ठीक हो पाए। और जल्दी से अगर बैच में इनरोल नहीं किया हो तो कर लो, क्योंकि 1000 इनरोलमेंट अगर पूरा हो गया तो हम लोग प्राइस को बढ़ा सकते हैं। टाटा बाय बाय, मेहनत करो, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। ध्यान रखना सभी को, बाय।